गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम भारतीय समाजशास्त्र पर दृष्टिकोण एमए फाइनल का 7th पेपर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम समाजशास्त्र की उत्पत्ति का कल अध्ययन कर चुके हैं और अब हम इसके बाद अध्ययन करेंगे कि भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास किस प्रकार हुआ। तो समाजशास्त्र का विकास तो हमने 4 चरणों में अध्ययन कराया था। प्रथम चरण, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। उसके बाद जो है भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति का अध्ययन करने जा रहे हैं। यदि संसार में ऐसा कोई देश है जिसमें सभ्यता के सूर्य का सबसे पहले उदय हुआ, जिसमें ज्ञान रूपी महासमुद्र की उत्तल तरंगें पुराने समय से विश्व के दूर कोनों को की भी आलप्तित करती रही हैं, जिसने पूरे भूभाग पर सर्वप्रथम मानव सभ्यता और संस्कृति का जो है जन्म दिया, जिसने जीवन की अत्यंत उलझी हुई यानी ग्रंथियों को भी अपने ज्ञान प्रदीप के सहारे सुलझा के मनुष्य जाति का परम कल्याण किया। यदि यह सच है तो सच यह भी है कि भारत में के समाजशास्त्रीय अध्ययन का इतिहास भी बहुत पुराना है। जो पश्चिमी विचारक ये कहते हैं कि सामाजिक समस्याओं या सामाजिक व्यवस्था व संगठन का अध्ययन कार्य सर्वप्रथम यूरोप में प्रारंभ हुआ, वे विद्वान इस ऐतिहासिक सत्य को भी भुला देते हैं कि भारत में सामाजिक संगठन और व्यवस्था और उनसे संबंधित सामाजिक ज्ञान जब अपने चरम विकास पर था, तब यूरोप के निवासी अपने जंगली जीवन से अधिक आगे नहीं बढ़ पाए थे। यदि समाजशास्त्र का अर्थ किसी भी ऐसे व्यवस्थित ज्ञान से है जो सामाजिक जीवन, समाज व्यवस्था व संगठन और सामाजिक संबंधों से संबंधित हो, तो भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति का इतिहास वास्तव में अत्यंत पुराना है। तो प्राचीन भारत में समाजशास्त्र का जो है विकास किस प्रकार हुआ, सबसे पहले इस बिंदु पर हम अध्ययन करेंगे। तो समाजशास्त्र का जो नाम है वो नया है, पर भारत की भूमि पर इसकी नींव बहुत पुरानी है। भारत के प्राचीन समाजशास्त्री हैं मनु, याज्ञवल्क्य, भृगु, चाणक्य आदि। इन्होंने समाज के विभिन्न पक्षों के संबंध में केवल अपने विचारों को व्यक्त किया और उसके साथ ही उन्होंने ग्रंथों के रूप में भी उन्हें प्रस्तुत किया। मनु द्वारा लिखित मनुस्मृति, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र इसके जो हैं उत्तम उदाहरण हैं। इसी प्रकार वेद, उपनिषद, धर्मसूत्र, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, स्मृतियाँ आदि ग्रंथों में प्राचीन भारत के लोगों के जीवन से संबंधित प्राय सभी विषयों में जो है उनके विचार व्यक्त किए गए हैं। धर्म का प्रभाव और धार्मिक पृष्ठभूमि सुस्पष्ट रूप से जो है उन अभिव्यक्तियों में देखने को मिलती है और आज भी इन्हीं ग्रंथों की सहायता से लेकर हम उस ठोस पृष्ठभूमि की रचना करते हैं जिसके आधार पर संयुक्त परिवार प्रथा, वर्ण और आश्रम व्यवस्था, कर्म का सिद्धांत, गांव पंचायत, पुरुषार्थ, धर्म आदि गंभीर विषयों पर वैज्ञानिक विश्लेषण और शोध कार्य किया जाता है। इसके बाद महाभारत में वर्णों में से जातियों की उत्पत्ति के संबंध में भी बताया है। प्रारंभ में 4 वर्णों को जो है ब्रह्मा ने स्वयं बनाया और मनु ने नई जातियों को जो है दूसरे प्रकार के अनुलोम विवाहों से उत्पन्न हुई संतानों को नई जातियों में रखा और इन वर्ण संकर जातियों के आपस में मिलने से अनेक नई जातियों की श्रेणियां बन गईं। प्राचीन काल से ही परिवार को समाज की एक अति महत्वपूर्ण संस्था के रूप में स्वीकार किया गया। इसकी महत्ता का अनुभव करते हुए वैदिक युग में शिक्षा समाप्त करने पर प्रत्येक स्नातक को आचार्य यह उपदेश देता था कि संतान रूपी तंतु का विच्छेद मत करो। हिंदू समाज में मनुष्य का विकास उस समय तक पूरा नहीं समझा जा सकता था जब तक वह विवाह करके संतान उत्पन्न नहीं कर लेता। स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर परिवार के मूल हैं। नदी के 2 जो है किनारों की भांति और सहयुक्त हैं। दोनों के बीच में जीवन की धारा प्रभावित होती है। हिंदू समाज में आदर्श परिवार के प्रमुख आधारों का उल्लेख जो है महाभारत में भी मिलता है। विदुर ने युधिष्ठिर से कहा था कि असत्य और बल से धन प्राप्त कर लेना संभव है, किंतु महाकुल का जो आचार है वह धन से नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो ये सारी बातें जो है हमारे प्राचीन भारतीय समाज के अंतर्गत मिलती हैं।
भारतवर्ष में जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं उनमें हिंदू विवाह विशेष उल्लेखनीय है। इसका कारण यह है कि उत्तर वैदिक युग से ही एक हिंदू जीवन में गृहस्थ आश्रम को बहुत महत्व दिया गया है। मनु ने स्वीकार किया, जैसे सब एक दूसरे के सहारे जीते हैं वैसे ही सब प्राणी भाग्य कर्म से जीवन धारण करते हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि वैदिक साहित्य के जो अध्ययन है उससे पता चलता है कि उस समय में स्त्रियों की स्थिति उनके आत्मविश्वास, शिक्षा, विवाह, संपत्ति आदि विषयों में प्राय पुरुषों के समान थी। पत्नी के रूप में तो उनकी स्थिति बहुत ऊंची थी। ऋग्वेद के मतानुसार पत्नी ही घर है। महाभारत के कथानुसार घर नहीं, उस घर में पत्नी नहीं। और पूर्व मीमांसा के अनुसार पति पत्नी दोनों संपत्ति के स्वामी होते हैं और उन्हें संयुक्त रूप से यज्ञ करना चाहिए। तो इस प्रकार ऋग्वेद में बार बार वीर पुत्रों की प्राप्ति की प्रार्थना की गई है, परंतु लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार का भी उल्लेख नहीं मिलता है। विधवाएं अपने देवर और अन्य व्यक्ति के साथ विवाह कर सकती थीं। स्मृति युग में स्त्रियों के समस्त अधिकारों का अपहरण कर लिया गया। तो इसलिए स्मृतिकारों ने निर्देश दिया कि स्त्रियों को किसी भी अवस्था में स्वतंत्र न रखा जाए। बचपन में उन्हें पिता के संरक्षण में, युवावस्था में पति के और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रखना ही उचित होगा। तो इस प्रकार से प्राचीन भारत में जो है हमारा समाजशास्त्र का उत्पत्ति और विकास को हम देखा जा सकता है। अब हम अध्ययन करेंगे आधुनिक भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास किस प्रकार हुआ। तो इसको 3 उपबिंदुओं में विभाजित किया गया है। पहला है अनौपचारिक संस्थापन युग, दूसरा है औपचारिक प्रतिस्थापन व विकास युग, जिसको आधुनिक प्रवृत्ति 1 नंबर के नाम से कहेंगे, और दूसरा है व्यापक प्रसार युग, जो आधुनिक प्रवृत्ति 2 के नाम से अध्ययन करेंगे। पश्चिमी समाजों की तुलना में भारत में समाजशास्त्र एक प्रेजेंट की घटना है, क्योंकि इस देश में इस विज्ञान का सूत्रपात हुए 80 साल ही हो पाए हैं। खोज करने पर पता चलता है कि भारत में इस विज्ञान की जो स्थापना है वो सबसे पहले 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक प्रोफेसर ब्रिजेंद्रनाथ शील थे। इसके बाद बम्बई विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पैट्रिक गिट्स की देखरेख में समाजशास्त्र का विषय पढ़ाना प्रारंभ हुआ। उसके बाद जो है मैसूर विश्वविद्यालय में 1920 में इस विषय को बीए की कक्षाओं में 3 पेपरों के साथ पढ़ाया जाने लगा, और 1923 में जो है इस विश्वविद्यालय ने अंडर ग्रेजुएट कक्षाओं में इस विषय को पढ़ाना प्रारंभ किया था। आंध्र विश्वविद्यालय ने भी 1923 में इस विषय को अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया। 1947 में जो है इस विज्ञान का जो है तेजी से विस्तार होने लगा। इस समय मुंबई, गुजरात, पूना, चेन्नई, बड़ौदा, मैसूर, राजस्थान, जीवाजी, जोधपुर, रोहतक, उदयपुर, अजमेर, रामन और लोहिया यानी अवध, पूर्वांचल, गढ़वाल, कुमाऊं, गोरखपुर, कानपुर, पटना, नागपुर, भागलपुर, विक्रम, उस्मानिया, कल्याणी आदि सभी ने लगभग भारतीय सभी विश्वविद्यालयों की बीए और एमए की कक्षाओं में समाजशास्त्र एक पृथक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। अनेक विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र शोध का कार्य हो रहा है। आगरा इंस्टीट्यूट ऑफ जो है सोशल रिसर्च उनमें से एक है। परंतु भारत में समाजशास्त्र के क्रम से विकास के संबंध में जो है जो विवरण है वो स्वयं अपने आप में पूरा नहीं है। तो इसको 3 युगों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है अनौपचारिक प्रतिस्थापन युग। भारत में समाजशास्त्र की प्रतिस्थापना 1917 में हुई थी। अनौपचारिक प्रतिस्थापन युग उससे पूर्व का काल है। इस काल को अनौपचारिक संस्थापन युग इसलिए कहा गया है क्योंकि इस अवधि में औपचारिक रूप से समाजशास्त्र का शुभागमन भारत भूमि पर नहीं हुआ था। फिर भी समाजशास्त्रीय अध्ययन अन्य रूप में किया जा रहा था। इस युग में भारत में प्राचीन ग्रंथों जैसे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, स्मृति आदि में अंतर्निहित विचारधारा, सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, सामाजिक संस्थाओं के विषय में सुव्यवस्थित अध्ययनों को आयोजित करने की प्रवृत्ति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, शुक्राचार्य द्वारा रचित नीतिशास्त्र, मुगल काल में रचित आईन अकबरी ऐसे ग्रंथ हैं जिनका यदि व्यवस्थित पुनर्वलोकन किया जाए यानी रिव्यू और विश्लेषण समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में किया जाए तो उस समय विद्यमान सामाजिक संस्थाओं, प्रथाओं, परंपराओं, आदर्शों, मूल्यों के विषय में हमें बहुमूल्य जानकारी प्राप्त
हो सकती है। इसी उद्देश्य से प्राचीन ग्रंथों का समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में जिन भारतीय विद्वानों ने अध्ययन व विश्लेषण किया उनमें प्रोफेसर विनय कुमार सरकार, प्रोफेसर विजेंद्रनाथ शील, डॉक्टर भगवान दास, प्रोफेसर केवल मोटवानी के नाम जो हैं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे दूसरा बिंदु आता है औपचारिक प्रतिस्थापन व विकास का युग, जिसको आधुनिक प्रवृत्ति 1 के नाम से हमने अध्ययन कर रहे हैं। इस युग का सूत्रपात 1917 से होता है, जबकि प्रोफेसर ब्रजेंद्रनाथ शील की प्रेरणा से कलकत्ता विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के अंतर्गत ही समाजशास्त्र विभाग का सर्वप्रथम स्थापना हुई। उस समय प्रोफेसर ब्रजेंद्रनाथ शील दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक थे और इस संदर्भ में A.R. बाड़िया का भी योगदान प्रमुख है। यहाँ इस बात का जो है उल्लेख किया गया है कि डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी, विनय कुमार सरकार, डॉक्टर D.N. मजूमदार, प्रोफेसर निर्मल कुमार बोस जैसे प्रतिभाशाली समाज वैज्ञानिक जो हुए थे प्रोफेसर शील के ही शिष्य थे और इन सब ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रांगण में विकसित अपने प्रतिभा को देश के अन्य प्रांतों में फैलाने का महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैसूर विश्वविद्यालय के बाद बम्बई विश्वविद्यालय में सन 1921 में एक अंग्रेज समाजशास्त्री प्रोफेसर पैट्रिक गिड्स की देखरेख में निर्देशन और समाजशास्त्र नागरिक शास्त्र का एक मिला जुला विभाग खुला और जो है प्रोफेसर गिड्स मूल रूप से प्राणी शास्त्री थे। उन्होंने नगरीय समाजशास्त्र के विकास की दिशा में भारत में जो है सर्वप्रथम प्रयास किया। उन्हें नगरीय योजना में विशेष अभिरुचि थी। 1924 में गोविंद सदाशिव घूरिये ने बम्बई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग की अध्यक्षता की। प्रोफेसर घूरिये जो हैं वो इस शताब्दी के एक प्रख्यात और प्रतिष्ठित समाजशास्त्री हैं। प्रोफेसर K.M. कपाड़िया, डॉक्टर P.N. प्रभु, डॉक्टर M.N. श्रीनिवास, डॉक्टर A.R. देसाई जैसे प्रख्यात समाजशास्त्रियों ने घूरिये से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हुए भारत में समाजशास्त्र के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया। इस प्रकार डॉक्टर कपाड़िया ने हिंदू नातेदारी और भारतीय विवाह और परिवार के संबंध में अपने अध्ययन और विश्लेषण को जो है 2 प्रमुख पुस्तकें लिखी थी, हिंदू किनशिप 1947 में और मैरिज और फैमिली इन इंडिया 1956 में प्रस्तुत की। डॉक्टर घूरिये ने भारतीय जाति और वर्ग व्यवस्था के संबंध में अपने सिद्धांत को अपनी पुस्तक कास्ट एंड क्लास इन इंडिया 1957 में प्रस्तुत किया। इस प्रकार जो है इधर लखनऊ विश्वविद्यालय में 1921 में राधाकमल मुखर्जी की अध्यक्षता में समाजशास्त्र का अध्ययन अर्थशास्त्र विभाग के अंतर्गत प्रारंभ हुआ। 1956 में समाजशास्त्र विभाग के जो है अर्थशास्त्र विभाग से मुक्त हुआ पर समाज सेवा विभाग के साथ संयुक्त हो गया। 72 में ये दोनों संयुक्त रूप से कार्य करते रहे। उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रख्यात जो है संस्थापक प्रोफेसर थे और उसके बाद डॉक्टर प्रोफेसर दुर्जुटी प्रसाद मुखर्जी जो है समाजशास्त्र की लखनऊ परंपरा के द्वितीय प्रतिभाशाली और प्रख्यात जो है प्रोफेसर थे। ये भी राधा कमल मुखर्जी की भांति मूल रूप में एक अर्थशास्त्री थे, फिर भी भारत में समाजशास्त्र को इनका योगदान अनूठा रहा है। प्रोफेसर D.B. मुखर्जी ने 1955 में देहरादून में प्रथम भारतीय समाज विज्ञापन सम्मेलन के अध्यक्ष पद से जो भाषण दिया वह समाजशास्त्र का एक मूल्यवान दस्तावेज है। इसके बाद वर्तमान समय में लखनऊ विश्वविद्यालय की समाजशास्त्री परंपरा में डॉक्टर R.N. सक्सेना, डॉक्टर A.K. सरन और डॉक्टर S.P. नगेंद्र, डॉक्टर इंद्रदेव, डॉक्टर T.N. मदान और डॉक्टर कैलाश नाथ शर्मा आदि अनेक प्रतिभाशाली समाजशास्त्रियों ने आगे बढ़ाया और समाजशास्त्रीय अध्ययन क्षेत्र में अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि आधुनिक भारतीय समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास में तीसरा उपबिंदु है वह है व्यापक प्रसार युग यानी आधुनिक प्रवृत्ति 2 के माध्यम से। तो भारत में समाजशास्त्र के व्यापक प्रसार युग का स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी
1947 से प्रारंभ होता है। जब एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन एक के बाद दूसरे विश्वविद्यालय में तेजी से फैलता गया और फलस्वरूप आज स्थिति यह है कि संपूर्ण भारत में इस समय जो 221 विश्वविद्यालय हैं उनमें से लगभग 180 विश्वविद्यालयों में 10,555 महाविद्यालयों में से 9,000 महाविद्यालयों में समाजशास्त्र का विषय पढ़ाया जाता है। इन विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त देश के तकनीकी और चिकित्सा संस्थानों तक सामाजिक शोध संस्थानों में भी समाजशास्त्र ने अपना घर बना लिया है। उदाहरण के लिए IIT कानपुर तथा दिल्ली और HBTI कानपुर में समाजशास्त्र का अध्ययन होता है। IIT कानपुर और दिल्ली ने तो समाजशास्त्र पर शोध कार्य करने की भी सुविधा उपलब्ध है। इन संस्थानों में औद्योगिक समाजशास्त्र और नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है, क्योंकि इस विषय का प्रत्यक्ष संबंध इन संस्थानों में पढ़ाए जाने वाले विषय से है। तो जिन समाजशास्त्रियों ने भारत में संवर्धन और विकास में अपना योगदान दिया उन पुरुषों में प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास, प्रोफेसर OIB डामले, प्रोफेसर A.R. देसाई, प्रोफेसर विक्टर डिसूजा, प्रोफेसर S.C. दुबे, प्रोफेसर M.S. गोरे, प्रोफेसर T.N. मदान, प्रोफेसर रामकृष्ण मुखर्जी, प्रोफेसर P.N. मुखर्जी, प्रोफेसर T.K. ओमेन, प्रोफेसर V.K.R. वी राव, प्रोफेसर सच्चिदानंद, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, प्रोफेसर सुरजीत सिन्हा, प्रोफेसर T.K.N. यूनियन, प्रोफेसर कैलाशनाथ शर्मा, प्रोफेसर सत्येंद्र त्रिपाठी एवं महिलाओं में श्रीमती C. पार्वतम्मा और सुमा चिटनिस, नीरा देसाई, रोमिला थापर, रत्ना नायडू तथा प्रमीला कपूर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति विकास में जो है पहले प्राचीन भारत में समाजशास्त्र का विकास हुआ, उसके बाद आधुनिक भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास को इन 3 बिंदुओं के माध्यम से हमने जो है अध्ययन करने का प्रयास किया है। फिर भी यदि किसी बच्चे को इस जो है अध्ययन की पुनरावृत्ति के दौरान समझ में ना आए तो आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से आप जो है कुछ भी अपनी समस्याओं का समाधान पूछ सकते हैं।